नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। हेल्थ गुरु में हमेशा हम हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों को लेकर किसी एक्सपर्ट के साथ जुड़ते हैं और किसी खास अंग, किसी खास बीमारी या किसी नई स्वास्थ्य तकनीक के ऊपर बात करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ में कितने खास मेहमान हैं जो न केवल तकनीकों बल्कि आज की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों और उनके समाधान पर विगत कई वर्षों से इस तरह काम कर रहे हैं कि कई सारे परिवार और कई जिंदगियों को इन्होंने बनाया है। तो ऐसी शख्सियत से मिलकर आज के मेडिकल फील्ड के चैलेंजेस, नई तकनीक और साथ में कैसे इन्हें मैनेज किया जा रहा है या किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हेल्थ गुरु। वैसे हर दिन हम एक एक्सपर्ट के साथ में हेल्थ गुरु में जुड़ते हैं आपके साथ में और किसी एक विषय पर बातचीत करते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि आज हमारे साथ में जो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं वो कई तरह की एक्सपर्टाइज अपने साथ रखते हैं। वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग होने के साथ साथ, एक मददगार व्यक्तित्व होने के साथ साथ एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है जिनका तजुर्बा बहुत सारे डॉक्टर्स को बल्कि एक पीढ़ी को सीखने सिखाने में मदद कर रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर संदीप दवे जी, डायरेक्टर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले चूंकि आज के दौर में जितनी ज्यादा आधुनिक तकनीकें आ रही हैं, मेडिकली चैलेंजेस भी उतने बढ़ते जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा क्या नई तकनीक हैं जो आप अपनी संस्थान या इस प्रदेश में वर्तमान दौर में देखते हैं जो पहले अवेलेबल नहीं था लेकिन आज है? मैं अगर अपने जिस वक्त में पढ़ना शुरू किया था, जिस वक्त में पढ़ाई कर रहा था, जब मैं एमएस सर्जरी कर रहा था, उस वक्त सोनोग्राफी तक के उपलब्ध नहीं थी छत्तीसगढ़ में। सोनोग्राफी उसी वक्त नई नई आई थी छत्तीसगढ़। आज हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि उपलब्ध नहीं है। चाहे वो कैंसर का इलाज हो, चाहे वो ब्रेन का इलाज हो, चाहे वो हार्ट का इलाज हो, चाहे वो पेट का इलाज हो, ऐसी कोई भी उपकरण मैं नहीं पाता जो नहीं उपलब्ध हो। आज हमारे यहाँ पैट सीटी स्कैन तक के उपलब्ध है और इतनी ज़्यादा आ गए हैं अब तो जितनी की शहर को ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और मैं पाता हूँ कि अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हमारे प्रदेश में हो चुका है। तो हम इंतहा ही आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अगले टारगेट्स क्या हैं? चूंकि आपने खुद ही स्वीकार कर लिया कि पहले कुछ जो कमियां थी वो बीते एक दशक में इतनी तेजी के साथ में आगे बढ़ी हैं कि हमारे पास में कई बार ऐसा लगता है कि डुप्लीकेसी भी। लेकिन अब क्या है नेक्स्ट? व्हाट इज द मेन चैलेंज? मुख्य चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज आज भी छत्तीसगढ़ में जो मुझे नजर आ रहा है और जो मेरे को लगता है कि स्वास्थ्य विभाग और सब जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको देखने की और समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं क्वार्टनरी लेवल का ट्रीटमेंट एक शहर में तो उपलब्ध हो गया, टर्शियरी केयर या ऊपर उसके ऊपर का ट्रीटमेंट, पर गांव में क्या है? प्राइमरी केयर क्या है? सेकेंडरी केयर क्या है? हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर किस लेवल पे हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किस लेवल पे? क्या वहां पर चिकित्सक उपलब्ध हैं? क्या वहां पर सुविधाएं सारी उपलब्ध हैं? तो वहां पर हम बहुत पीछे हैं, अभी भी बहुत पीछे हैं। और जब तक एक रेफरल सिस्टम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी जब तक पूरा एक हुकअप नहीं होता है, लिंकअप नहीं होता है, तब तक के चिकित्सा सेवाएं मेरे हिसाब से पूर्णता या पूर्ण की तरफ नहीं जाती। जी, आज जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि हर एक दौर की अपनी खास कुछ दिक्कतें हैं। आज के दौर की एक दिक्कत यह है कि आज बड़े सेंटर्स के ऊपर सारी तमाम सुविधाएं लेकिन ग्रामीण सेक्टर में है नहीं। चूंकि आप बहुत लंबे समय से सरकार के साथ में भी कई योजनाओं में जुड़ते चले गए और आप अपनी संस्थान को भी इतना आगे तक लेके आए, एक ब्रांड बनाया आपने, एस्टैब्लिश किया अपनी संस्था को। सबसे बड़ी बात यह कि हेल्थ पॉलिसी का बड़ा रोल इसमें होता है। प्रदेश में अब एक नई ऊर्जा के साथ एक नई सरकार है, एक नई सोच के साथ सरकार है, अब उसको भी एक वर्ष हो गया है। हेल्थ के डायरेक्शन में ये सरकार कैसा काम करी, क्या एक्सपेक्ट आप करते हैं डॉक्टर्स की पूरी फैटर्निटी की तरफ से? देखिए, सरकार एक बहुत अच्छी सोच लेके आ रही है कि उसको यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है। पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर में जो मैंने आपको जैसे बोला कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर, वो जब तक के पूरी तरह से डेवलप नहीं होगी और उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान है। और ये सरकार कोशिश कर रही है कि प्राइमरी केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर उसमें चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो हाइड्रोसील का ऑपरेशन हो, चाहे हर्निया का ऑपरेशन हो, ये जो चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या गवर्नमेंट सेटअप में हो सकती हैं,
उनको सरकारी योजनाओं से बाहर कर दिया जाए। वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्टेप है, पर क्या हमारा सेटअप, हमारा सरकारी तंत्र उसके लिए तैयार है? तो कहीं ना कहीं इसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी। जो प्राइवेट में डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको उपयोग में किस प्रकार से ला सकते हैं, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में भी, अगर मैं बोलूं कि जगदलपुर में आपने मेडिकल कॉलेज तो खोल दिया, आपने रायगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज खोल दिया, वहां अस्पताल भी डाल दिया, इक्विपमेंट भी डाल दिए, पर डॉक्टर कहाँ है, नर्स कहाँ है, पैरामेडिकल टेक्नीशियंस कहाँ है? तो ये कहीं ना कहीं जो कमियां हैं, ह्यूमन रिसोर्स की जो कमी है, उस चैलेंज को मीट आउट करना सबके लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। उसको अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं हमको एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है कि हमारे पास में स्पेशलिस्ट भी तैयार हों, हमारे पास में जनरल फैमिली फिजिशियंस भी तैयार हों, और हमारे पास में सुपर स्पेशलिस्ट भी तैयार हों, जब हम, और नर्सेज भी उतनी ही मात्रा में तैयार हों। देखिए, नर्सिंग कॉलेजेस खूब खुले छत्तीसगढ़ में, पर क्वालिटी नर्सिंग केयर या क्वालिटी नर्सिंग एजुकेशन नहीं हो पाया। तो हर जगह से हम कहीं ना कहीं क्वालिटी में मार खा रहे हैं। इसको इम्प्रूव करने की और इसको एक दूरगामी सोच के साथ में काम करने की आवश्यकता है। एक ऐसी सोच कि हाँ, जिससे कि छत्तीसगढ़ की हर जनता को हम इलाज प्रोवाइड कर सकें, ये हमको बनाना पड़ेगा। एक एक्सेसिबल अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप कर। अब आप खुद एक बहुत बड़ी संस्थान को आप संचालित करते हैं और प्रतिदिन इलाज में आने वाली दिक्कतों के साथ साथ इलाज के खर्च पर भी आप चीज़ों को डील करते हैं। सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे कार्ड्स चलाए गए थे, अब इनमें फिर कुछ तब्दीलियां हुई हैं। क्या ये इलाज कराने वाले लोगों के लिए सुगम है या इसमें और अभी आप आवश्यकता देखते हैं, चाहे वो हेल्थ क्लेम हो, चाहे वो हेल्थ कार्ड्स हो, चाहे वो सरकार से मिलने वाली मदद हो? देखिए, इसमें जो हेल्थ कार्ड्स हुए उससे हुआ ये कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नर्सिंग होम्स और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे अस्पताल खुल गए और हर प्रकार के इलाज उन छोटे छोटे अस्पतालों में, छोटे छोटे नर्सिंग होम्स में होने लगे। कहीं कहीं से इक्का दुक्का करप्शंस की भी कंप्लेंट्स आती गई, पर मुझे ऐसा लगता है कि जितना खर्चा हमने विगत 15 वर्षों में इन स्कीम्स में या इन योजनाओं में किया है, उससे कहीं हम अपने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको सुदृढ़ करने में खर्चा करते तो शायद हम आज कहीं छत्तीसगढ़ 15 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी और लेवल पे होता। अब मैं एम्स की ज़रूरत होगी, मैं मानता हूँ, पर क्या एम्स के बिना भी काम चल सकता था? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, चल सकता था। मैं आपको साफ शब्दों में बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज हुई। जितने पैसों में एम्स तैयार हुआ, उतने पैसों में हम बहुत ज़्यादा अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को सुदृढ़ कर सकते थे। साथ ही साथ जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और अंबेडकर अस्पताल, उसको और ज़्यादा सुदृढ़ कर सकते थे। उसको हम एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग में कन्वर्ट कर सकते थे, जो कि नहीं हो पाया। आज अंबेडकर वहीं का वहीं है, सुविधाएं बढ़ी वहाँ पर, मशीनें बढ़ी वहाँ पर, कैंसर से लेकर सब चीज़ों का इलाज होने लगा। आज की तारीख में हार्ट का डिपार्टमेंट वहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्राइवेट से भी ज़्यादा अच्छा काम वहाँ पर हार्ट का डिपार्टमेंट कर रहा है। इसको मानने में मेरे को कोई वो नहीं है, पर ये और भी अच्छे हो सकते थे, वहाँ पर चिकित्सक और भी आ सकते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एम्स की ज़रूरत थी, पर कहीं ना कहीं उसको हम 5 साल और रोक सकते थे, 6 साल और रोक सकते थे, और पहले प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर को सुदृढ़ करने पर ज़्यादा जोर देना था। डॉक्टर साहब, आज के दौर में क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं? हाँ, बढ़ी हैं। क्या आधुनिक तकनीकें लगातार आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं। क्या हमारे अस्पतालों की तस्वीरें बदली हैं? स्पेशली अगर निजी सेक्टर की कहें तो बहुत ज़्यादा बदली हैं, लेकिन साथ ही साथ बदल गई वो सोच। जो पहले धरती पर भगवान कहलाते थे डॉक्टर, अब उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसी संस्थाओं के अंतर्गत काम कर रहे हैं जो खुद भी अपनी अर्निंग का ख्याल ना रखें तो शायद वो चल ना सकेंगे। ये उनकी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन लोगों की जो सोच बदली है, एक कमर्शलाइज सेंटर के तौर पर जो बड़े अस्पताल देखे जाने लगे, इस सोच के लिए कौन जिम्मेदार है? मेरे ख्याल से इस सोच के लिए बहुत सारे लोग जवाबदार हैं। ये आपका प्रश्न बहुत मैं बोलूँगा कि मेरे दिल के बहुत करीब है ये प्रश्न, क्योंकि किसी दिन जब मैं अकेला बैठता हूँ, सोचता हूँ कि क्या मैं इसके लिए डॉक्टर बना था,
तो मेरा जवाब होता है नहीं, मैं इसके लिए तो नहीं बना था। अगर यही करना था तो मैं शायद कोई दूसरा धंधा भी कर सकता था। तो कहीं ना कहीं आज दुखी हूं जिस डायरेक्शन में हम चिकित्सा क्षेत्र को ले गए हैं। एक कमर्शलाइजेशन जो हो गया है, एक कॉर्पोरेटाइजेशन जो हो गया है, पर वो दिक्कतें उनकी भी हैं क्योंकि उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। और पैसा इस मात्रा में लगता है क्योंकि जो कुछ भी मशीनें आती हैं, जो कुछ भी आता है, आज डॉक्टरों की जो फीस है, जो डॉक्टरों की तनख्वाह है, वो भी इतनी बढ़ गई है। खास करके हमारे प्रदेश में तो आज की तारीख में सुपर स्पेशलिस्ट जो फ्रेश सुपर स्पेशलिस्ट है वो 4-4.5 लाख एक्सपेक्ट करता है। तो मैं इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बताता हूँ। मेरी सोच थी, हमेशा से एक सोच थी कि एक ऐसा अस्पताल रहे जहाँ हम सब, जो भी गरीब से गरीब भी व्यक्ति ये महसूस करे कि अस्पताल उसका अपना है। इस सोच के साथ मैं हमेशा से काम करता आया हूँ। और इसमें कहीं ना कहीं जो धन इसकी आवश्यकता थी, अस्पताल में जितना धन आज की तारीख में लगाना पड़ता है, क्योंकि जो भी मशीन आप लगाते हो वो 2 साल 3 साल में आउटडेट हो जाती है। और आपको नई मशीन लानी पड़ती है।